हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी नवंबर की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। आज है अपना एपिसोड नंबर 2 और ये एपिसोड सीए फाइनल स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के सब्जेक्ट से संबंधित है। इन एपिसोड्स के अंदर हम कर रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन, जहां पर आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए, एग्जाम में आंसर कैसे लिखना चाहिए, एग्जाम में कितने वर्किंग नोट बनाए, वर्किंग नोट ना बनाए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के अंदर। एपिसोड नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे डल चुका है। एपिसोड नंबर 1 में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 और आज है एपिसोड नंबर 2, यानी आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सीए फाइनल नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर कॉस्टिंग न्यू सिलेबस का ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, बट कैसे? रिवर्स रीडिंग टेक्निक की मदद से। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट को पढ़कर समझेंगे और अनुमान लगाएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो सकता है। दूसरी बात, हम ये अनुमान लगाएंगे एज ए स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप पढ़ेंगे ना, तो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी 99% कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपने वो चैप्टर छोड़ा हुआ है, किसी कारणवश आप उसे पढ़ नहीं पाए, तो पक्की बात है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। यानी कि ये क्वेश्चन कब करना है? फिर सबसे आखिरी में। पहले उन क्वेश्चन को करना है जहां पर आप कॉन्फिडेंट हैं और जहां पर क्वेश्चन छोटे छोटे नंबरों के हैं, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, समझ गए ना। बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर का अवॉइड करना है शुरू में, ठीक बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पढ़ते हैं जी, रिक्वायरमेंट। और बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम एग्जाम के अंदर पढ़ रहे हैं, सोचते हुए समझते हुए हर बात को। रिक्वायरमेंट, ये दो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर की 2 रिक्वायरमेंट है और ए में भी 2 सब पार्ट है, एक 9 नंबर का, एक 7 नंबर का और एक 4 नंबर का। तो कुल मिलाकर बात यह है क्वेश्चन नंबर 2 पूरा 20 नंबर का है। अब बात करते हैं एक ये फर्स्ट पार्ट की, कैलकुलेट कॉस्ट गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टोटल कॉस्ट पर टॉय एज पर प्रोडक्शन प्लान एंड टारगेट कॉस्ट पर टॉय। इसे पढ़ के बात समझ में आ गई है कि इस क्वेश्चन के अंदर खिलौनों से संबंधित, टॉय से संबंधित 2 प्रकार की कॉस्ट मुझे मिलेंगी। एक के बेस पे निकाल पाऊंगा मैं टोटल कॉस्ट पर टॉय और दूसरे के बेस पे निकाल पाऊंगा टारगेट कॉस्ट। अगर आपने ये चैप्टर किया हुआ है, अगर आपने टारगेट कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चंस को ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको एग्जाम में समझ आ जाएगा कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 का पहला पार्ट आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें टारगेट कॉस्ट निकालनी होगी और हमें निकालनी होगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें निकालना होगा। अच्छा, मुझे बताइए ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? तो आपको बात समझ में आ गई है, ये प्रैक्टिकल है 9 नंबर का, ठीक बात है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट, एक ही सेकंड पार्ट, डिस्कस हाउ जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन विल रिमूव द कॉस्ट गैप कैलकुलेटेड इन 1 अबव। यानी कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमने कॉस्ट गैप निकाला हुआ ना, उसे कम करने के लिए बोल रहा है कैसे जस्ट इन टाइम परचेज और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन हमारी हेल्प करेंगे। इसका मतलब है कि टारगेट कॉस्ट कम होगी, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी। तो कंपनी कोशिश कर रही है कि कैसे हम एक्चुअल कॉस्ट को कम करके टारगेट कॉस्ट की लिमिट में लेकर आए। रिक्वायरमेंट नंबर 2। अच्छा, यहां तक मैंने पढ़ा, बस कहां तक? अबव तक। क्या लग रहा है आपको, थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? ये थ्योरेटिकल है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। शो कैलकुलेशंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब ये क्या बन गया? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। यानी कि 7 नंबर के लिए आपको हल्की सी थ्योरी भी लिखनी है और हल्का सा प्रैक्टिकल भी करना है। कितना हल्का सा? देखो यहां पर पूरी कैलकुलेशन हमें दोबारा करनी पड़ेगी। यानी कि ये कंपनी अगर जस्ट इन टाइम परचेज और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करेगी तो कॉस्ट में कुछ चेंज आ जाएगा। तो हमें फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वही कैलकुलेशन जो हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में की थी। तो 7 नंबर का ये पार्ट है। मान के चलते हैं 2 नंबर थ्योरी के होंगे और 5 नंबर प्रैक्टिकल के। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी, एक्सप्लेन हाउ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जिट प्रोडक्शन मेथड कैन बी ए मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस ऑफ द कंपनी। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्या बोलता है? प्रोडक्शन तभी करो
जब कस्टमर का ऑर्डर आ गया हो। फालतू में बना बनाकर मत रखो, इन्वेंट्री को मत बढ़ाओ, ऑर्डर तो आने दो। एक बार ऑर्डर आ गया, हम खुशी खुशी बनाएंगे, कस्टमर को बेचेंगे। ये कौन बोलता है? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मेथड। अच्छा, इस रिक्वायरमेंट के अंदर इंप्लीमेंटेशन से कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्या बताना बेसिकली यहां पर हमको? बेनिफिट्स। यानी जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मेथड को इंप्लीमेंट करने से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में यहां पे बताना है। तो बताओ जरा, ये जो बी रिक्वायरमेंट है, ये प्रैक्टिकल है या थियोटिकल है? ये थियोटिकल है। अच्छा, कितने नंबर का है ये? 4 नंबर का। आपको मैंने गोल्डन रूल दे रखा है, 4 नंबर मतलब 1 पेज लिखना है और कोशिश करो उसके अंदर 4 पॉइंट हो। हर पॉइंट 3 से 4 लाइनों में बात खत्म, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो आंसर की लेंथ भी मैटर करती है, क्योंकि एग्जामिनर आंसर की लेंथ देखकर भी साइकोलॉजिकल प्रभावित होता है, उसे अच्छा लगता है। तो ये था क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट। अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। बात पूरी समझ में आ चुकी है हमारे को कि इस क्वेश्चन में क्या रूपरेखा रहेगी। रिक्वायरमेंट को पढ़ लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ होगी, अगर आपने इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस किए होंगे, मैं ये मानते हुए बोल रहा हूं कि क्वेश्चन नया आ गया, डिफरेंट आ गया। अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए होंगे, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी होगी, मॉडल्स पढ़े होंगे, तो इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको यह बात रिक्वायरमेंट पढ़कर समझ में आ जाएगी कि हां, यह क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पिक्सल लिमिटेड। अच्छा, एक बात दिमाग में मेरी और आ गई है। 20 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपको 36 मिनट मिलते हैं। तो ध्यान देना, 10 से 12 मिनट या 12 से 15 मिनट अगर आपके क्वेश्चन की रीडिंग करने में लगते हैं ना, तो लगने दो। ये बड़ा क्रूशियल टाइम होता है रीडिंग वाला। क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे या जल्दबाजी में पढ़ोगे, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक नहीं करोगे, तो पॉसिबल है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो क्वेश्चन को पढ़ने में आप एक अच्छा खासा समय डिवोट करेंगे। यानी कि अगर आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिला है, तो आपको ICAI ने 36 मिनट दिए हैं, उसका लगभग 40% टाइम क्वेश्चन की रीडिंग में आप लगा सकते हैं। 40% टाइम मोटा मोटा। पिक्सल लिमिटेड इज ए टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या बनाती है ये? खिलौने बनाती है। इट सेल्स टॉयज थ्रू इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स। अच्छा, खुद के ही दुकानों पर बेचती है। इट परचेजेस मटीरियल्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर टॉय फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट सप्लायर। यानी अलग अलग लोगों से क्या खरीदती है? ये मटीरियल खरीदती है, इससे क्या बनता है? टॉयज बनता है। रिसेंटली, ड्यू टू एंट्री ऑफ फ्यू रेप्यूटेड फॉरेन ब्रांड्स इन द टॉय मार्केट and particularly in the segment in which PXL Limited is doing business, it is facing a threat to operate profitability. इस पहले पैराग्राफ में क्या बताया आपको? कंपनी के बारे में हल्का सा आइडिया दिया कि ये कंपनी खिलौने बनाकर बेचती है। ये कंपनी अपनी ही दुकान से खिलौने बनाकर बेचती है। ये कंपनी खिलौने बनाने के लिए मटेरियल अलग अलग वेंडर से, अलग अलग सप्लायर से खरीदती है। इस कंपनी के सेगमेंट के अंदर अब कंपटीशन आ गया है, यानी कि बाहर से कुछ कंपनियां हैं जो इस धंधे में उतर चुकी हैं और इसे क्या फील हो रहा है? कंपटीशन। अच्छा, जब कंपटीशन फील होता है तो क्या डर होता है? प्रॉफिट के कम हो जाने का। अच्छा, प्रॉफिट को बढ़ाने का तरीका क्या है कंपटीशन आ जाए तो? 2 तरीके। तरीका नंबर 1, सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ। तरीका नंबर 2, कॉस्ट को कम करो। अच्छा, पहले वाले तरीके में कुछ फ्लॉ है क्या? क्या सेलिंग प्राइस आप आसानी से बढ़ा लोगे? आंसर इज नो। अगर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा लिया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ने की बजाय गिर गया। दूसरा तरीका क्या है? अपनी कॉस्ट को कम करो। जान लगा दो कॉस्ट को कम करने में। इससे फायदा क्या होगा? कॉस्ट कम करने पर आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और अगर आपने ज्यादा कॉस्ट कम कर ली, यानी अगर आपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को अचीव कर लिया, तो आप एक ऐसा सेलिंग प्राइस लगा दो कि कॉम्पिटिटर उस सेलिंग प्राइस पर बेच ना पाए। अब सोचो जरा, सेलिंग प्राइस वो जिस पर आपका कॉम्पिटिटर बेच नहीं पा रहा है, तो कुछ समय बाद उसकी दुकान बंद होने वाली है। तो यह है बिजनेस सेंस। तो अभी तक बातें करी मोटी मोटी। अच्छा, पहले वाली जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा, क्या इसका इस्तेमाल होगा क्वेश्चन की कोई भी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के अंदर? आंसर इज नो। इससे यह बात क्लियर होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कितना ही लंबा क्यों ना हो, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी लाइंस, पैराग्राफ्स होंगे जिनका एग्जैक्ट इस्तेमाल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन देते वक्त नहीं होगा। वो सिर्फ जानकारी के लिए होंगे, इंफॉर्मेशन के लिए होंगे, और कई बार कह सकते हैं कि आपको डराने के लिए भी होंगे। आपको लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन, यार मुझसे तो नहीं होने वाला,
तो एक साइकोलॉजिकल टेंशन देने के लिए भी ऐसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं. ईच टॉय requires 4 kg of material at rupees 19 per kg and 5% of all materials supplied by suppliers are found to be substandard. इसका मतलब क्या है? अगर आपने 100 kg खरीदा तो सही कितना होगा? 95 kg. 5% क्या है? बेकार क्वालिटी का है, सब स्टैंडर्ड है. अच्छा, मुझे यह बताओ कि एक टॉय को बनाने के अंदर लगने वाली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या निकाल सकते हो आप इस लाइन को पढ़कर? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. हाँ, पर यूनिट यानी कि पर टॉय. बताओ जरा भाई, 4 kg लगता है एक टॉय को बनाने में, बट 5% तो वेस्ट हो जाता है, मतलब मटेरियल ज्यादा मंगाना पड़ेगा. तो कितना ज्यादा? तो 4 kg डिवाइड बाई 95%, यानी कि आपको मंगाना पड़ेगा 4.21 kg एक टॉय को बनाने के लिए. अच्छा, पर केजी क्या रेट है? तो पर केजी रेट है 19 रुपए का. 19 से गुना कर देते हैं इसको, तो ये 19 से गुना कर दिया, तो ये आ गया आपका 80 रुपए पर यूनिट. तो देखो, इस लाइन को पढ़ के मैं बात समझ गया कि टॉय की एक यूनिट बनाने के अंदर कंपनी का जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो 80 रुपए लगती है. ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं. अच्छा, क्या एग्जाम में ऐसा आपको करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए. जब तक हर लाइन को समझते हुए नहीं चलेंगे, सॉल्यूशन दिमाग में नहीं बनेगा. दूसरी लाइन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. लेबर आर रिक्वायरमेंट फॉर ईच टॉय इज 0.4 आर एट रुपीज 120 पर आर. अच्छा, मुझे बताओ जरा, क्या यहां से आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो? बिल्कुल जी. 0.4 आर लग रहा है और रेट है 120 रुपए पर आर, यानी कि एक टॉय को बनाने के अंदर हम लेबर को 48 रुपए देते हैं. कैसे निकाला मैंने? 120 गुना 0.4, 120 गुना 0.4, आ गया 48 रुपए पर यूनिट. आगे बढ़ते हैं. मार्केट रिसर्च हैज डिटरमाइंड दैट सेलिंग प्राइस विल बी 240 पर टॉय. ये क्या है? मार्केट में रिसर्च करके पता लगाया है, मार्केट में सर्वे किया है और कंपनी को मालूम पड़ गया है कि एक खिलौना 240 रुपए का बिक सकता है जी. द कंपनी रिक्वायर्स ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस. और कंपनी क्या चाहती है कि 240 रुपए का 15% ये मुनाफे के तौर पे कमाए. अच्छा, क्या इस लाइन को पढ़कर आप टारगेट कॉस्ट निकाल सकते हो? अगर कंपनी को 15% का प्रॉफिट कमाना है और कंपनी को मालूम है कि 240 रुपए का एक यूनिट बिकेगा, तो कंपनी को मैक्सिमम कितनी कॉस्ट के अंदर इस प्रोडक्ट को बना लेना होगा? तो 240 माइनस 15%, तो ये आ गया आपका 204 रुपए. तो मैंने इस लाइन को पढ़ के क्या निकाल लिया? टारगेट कॉस्ट. कितना? 240 रुपए. अभी आपको मैं इसका आंसर दिखाता हूं पहले, फिर बढ़ता हूं आगे, ताकि आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है मेरे को यहां पर. यह है जी आपका आईसीआई द्वारा सजेस्टेड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का. ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट का आंसर. देखो यहां पे निकाल रखा है टारगेट कॉस्ट 204 रुपए. वही जो हमने निकाला, ये वही हमने क्या करा, 200 कितना था? 240 था क्या? 240 माइनस 15%, कितना आ गया? 204. ये रही टारगेट कॉस्ट. तो हमने तो एक लाइन में निकाल लिया. अब आईसीआई के सजेशन में कैसे दे रखा है? पूरी टेबल बना रखी है, सेलिंग प्राइस, रिक्वायर्ड मार्जिन, कॉस्ट, टोटल, यूनिट्स, पता नहीं क्या क्या कर रखा है. तो क्या इतना लंबा टेबल बना के दिखाने की रिक्वायरमेंट थी? आंसर इज नो. एग्जाम में इस टेबल को नहीं बनाना चाहिए. क्यों? हमें समय भी तो बचाना है. अच्छा, एग्जाम में कैसे निकालते हैं हम टारगेट कॉस्ट? तो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं. मैं सिंपल ऐसे लिखता कि भाई टारगेट कॉस्ट बराबर सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस कितना? 240. प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? 240 का 15%. टारगेट कॉस्ट कितनी? 204. ये लो जी, ये है मेरा टारगेट कॉस्ट पर यूनिट. बस मैं ऐसे निकालता टारगेट कॉस्ट. आपको याद आना चाहिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, टारगेट कॉस्ट निकालनी थी और हम निकाल चुके हैं. समझ रहे हैं बात को? तो आपके सजेशन में जो आंसर दिया होता है ना, उस आंसर को आईसीएआई जानबूझकर इलेबोरेट करता है ताकि कोई स्टूडेंट अगर कभी सजेशन को रेफर करे तो उसको आंसर समझ में आ जाए, समझने में कहीं दिक्कत ना हो. लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप आंसर दे रहे हो तो आपको आंसर को इतना इलेबोरेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है. और अगर आपने इतना इलेबोरेट कर दिया, पक्की बात है आपका पेपर छूटने वाला है. और पेपर छूटना मतलब महापाप.
अगर आपको 100 नंबर का कॉस्टिंग का पेपर आता है और किसी कारण से आप 70 नंबर का या 75 नंबर का ही कर पाए तो इसे महापाप कहूंगा मैं। कॉस्टिंग के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, आप कर नहीं पाए, क्यों? टाइम नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा? इसका मतलब है आपने कुछ फालतू बनाया है, फालतू बातें लिखी हैं, आंसर को ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अभी क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन बाकी है अभी। एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर टॉय इन द कमिंग ईयर विल बी 50,000 टॉय। अच्छा, पूरे साल में कितनी डिमांड है? 50,000 टॉयज की पूरे साल में। हाँ भाई, लिखा तो है इन द कमिंग ईयर, यानी कि अगले साल पूरे साल में कितना बिकेगा? 50,000 टॉय। सेल्स एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फॉर दी 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर विल बी एज फॉलोज। अच्छा, क्या दे रखा है आपको? सेल्स एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये दिया है सेल्स और ये दिया वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, ऊपर क्या दिया था? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे क्या दिया? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आ रही है आपको बात? कहीं ना कहीं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अगर आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपके मन में आंसर बनेगा कि हां, इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। टारगेट कॉस्ट तो पहले निकाल लिया हमने, यहां से क्या आ जाएगी? एक पर यूनिट टोटल कॉस्ट एज पर प्रोडक्शन प्लान। डिफरेंस क्या बन जाएगा? कॉस्ट गैप, वही तो निकालना है। कैसा लगा? तो भाई साहब, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्वार्टर 3 और 4 क्या है? फेस्टिव सीजन। अच्छा भाई, फेस्टिव है तो बच्चे तो ज्यादा खरीदेंगे टॉय। अब ध्यान दो जरा, क्वार्टर 1 में कितना बिकेगा? 7,500, क्वार्टर 2 में 9,000, क्वार्टर 3 में 15,500, क्वार्टर 4 में 18,000। एक बार मैं चारों को जोड़ कर देख लेता हूं, क्या ये 50,000 आ रहा है? 7,500, 9,000, 15,500 और 18,000। तो भाई साहब, जब मैंने इन चारों को जोड़ा तो ये आ गया 50,000। इसका मतलब बिल्कुल मामला ठीक है। ऊपर क्या बोला? 50,000 बिकेंगे और नीचे हिसाब दे दिया क्वार्टर वाइज कैसे बिकेंगे। आपको देखा है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। देखो यहां पर 22 रुपए है, यहां पर 22 रुपए है, यहां पर 24 और यहां पर 25। इससे एक बात समझ में आनी चाहिए कि क्वार्टर वाइज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बदल रही है, जबकि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूरे साल क्या रहने वाली है? सेम। द फिक्स्ड ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू बी 6,25,000 ईच क्वार्टर। ध्यान देना जरा, ईच क्वार्टर। पूरे साल का कितना? तो भाई 6 25 गुना 4, पूरे साल का 25 लाख रुपए क्या है? फिक्स कॉस्ट। अब मुझे बताओ आप, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपको पता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको पता है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपको पता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आपको पता है, पूरे साल में कितनी यूनिट्स बनाएंगे आपको पता है। क्या आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं? अगर आपके मन में आ गया हाँ सर हम निकाल सकते हैं, तो समझ लो जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था वो आपने मन ही मन में सॉल्व कर लिया है, बस उसे अब कॉपी पर लिखना है। तो क्वेश्चन की अच्छी रीडिंग होने से आंसर पहले मन में बनता है, फिर आंसर कॉपी पर आता है, और यही टेक्निक बेस्ट टेक्निक है। आंसर पहले माइंड में, उसके बाद कॉपी पर। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 12,500 यूनिट्स इन ईच क्वार्टर। प्रोडक्शन मैनेजर साहब ने क्या बोला? हर क्वार्टर में कितना बनाएंगे हम? 12,500। हालांकि डिमांड अलग अलग है, सेल अलग अलग है, बट इन्होंने क्या बोला? हर क्वार्टर में 12,500। अच्छा, 12,500 एक क्वार्टर में, पूरे साल में कितना? तो 12,500 गुना 4 कितना आ गया? 50,000। तो इससे मुझे पता पड़ गया इनके पास ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, और यह बात क्वेश्चन ने नीचे कंफर्म भी की है। अच्छा मुझे यह बताओ, अगर ये लाइन लिखी नहीं होती एज्यूम 0 ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्या मुझे मेरे आंसर में कुछ चेंज आ रहा था? नहीं। मैं नीचे नोट डाल देता, इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि अपने आप से मैं कुछ भी यूनिट्स एज्यूम नहीं कर सकता। वहां पर हम क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन बनाने के लिए बैठे हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट विल बी ₹18 पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर क्वार्टर। ध्यान देना जरा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है ये। क्या लगता है आपको वेरिएबल कॉस्ट में जुड़ी हुई होगी ये? यार जुड़ी हुई तो होती है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव। क्या बात समझ गए? इसका मतलब है कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ऊपर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में जुड़ी हुई नहीं है, यानी 18 रुपए की कॉस्ट हमें अलग से ऐड करनी है, और ये किसमें निकाली जाएगी? एवरेज इन्वेंट्री पर। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री मतलब क्या होता है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। लेकिन सर ओपनिंग तो है ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, साल के शुरू में ओपनिंग नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर के शुरू में ओपनिंग नहीं है, बट ध्यान देना
फर्स्ट क्वार्टर के एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। कैसे? बना कितना रहे हैं? 12,500। पहले क्वार्टर में सेल कितनी करेंगे? 7,500। कुछ बचेगा ना, ये फर्स्ट क्वार्टर की क्या बन जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री सेकंड क्वार्टर की क्या बन जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो कुल मिलाकर हमें हर क्वार्टर की क्या निकालनी है? एवरेज इन्वेंट्री, और उसे 18 से गुना कर देना, और क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। और क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ऊपर जुड़ी हुई नहीं है। अच्छा, एग्जाम के अंदर अगर ये लाइन नहीं दी होती तो हम क्या मानते कि ये 18 रुपए ऊपर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट में जुड़े हुए हैं। समझ गए बात को? अगर ये लाइन नहीं दी होती तब ऐसा मानते, बट लाइन तो दी है कि जुड़ा हुआ नहीं है, जोड़ेंगे फिर इसको भी। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्वार्टर इज 15,000 टॉय। अच्छा, कैपेसिटी कितनी है इनकी? तो भाई इनके पास इतनी मशीनें हैं और इतने लेबर हैं कि एक क्वार्टर में 15,000 खिलौने ये आराम से बना सकते हैं। द कंपनी कैन प्रोड्यूस फर्दर अप टू 6,000 यूनिट्स पर क्वार्टर बाई रिसोर्टिंग टू ओवर टाइम वर्किंग। अगर जरूरत पड़े तो ये कंपनी अपने वर्कर्स को हाथ जोड़कर बोल सकती है कि शाम में रुक जाना, ओवर टाइम कर लेना। और वर्कर ने बोला कि हाँ जी ओवर टाइम कर लेंगे, तो इनको पता लगा कि कभी जरूरत पड़ जाए और डिमांड बढ़ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। 6,000 यूनिट्स ओवर टाइम में बन सकते हैं, शाम को रुककर बन सकते हैं, तो 15 बनते हैं दिन में और 6,000 शाम में। ये पूरे क्वार्टर का है। ओवर टाइम वेजेस विल बी 150% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट यानी कि दिन में कितना मिलता है पेमेंट, तो निकाला था हमने अभी। एक यूनिट को बनाने में हम दिन में पेमेंट करते हैं कितना? 48 रुपए का। अच्छा, अगर कभी शाम में काम करवाए तब 48 का 150% कितना देना पड़ेगा? 72 रुपए। यानी कितना एक्स्ट्रा? 24 रुपए। दिन में कराओ काम तो 48 रुपए देने पड़ेंगे, और शाम में 48 प्लस 24। तो देखो पूरे क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया। अब सोचते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या लगता है आपको? कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाना पॉसिबल है? क्योंकि देखो टारगेट कॉस्ट तो हमने पहले से निकाल लिया है। हाँ पॉसिबल तो है, चलो निकालते हैं फिर, और साथ में देते हैं आईसीआई का आंसर, ताकि आपको पता पड़े कि क्या चीज आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो देखो टारगेट कॉस्ट तो मैंने आपको निकाल के बताई थी पहले। अच्छा, ओवर टाइम दिया हुआ है हमारे को, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो क्या बना रहे हैं हम? एक शेड्यूल बना रहे हैं जो यहां बना हुआ है। इसको नाम दिया गया प्रोडक्शन शेड्यूल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। आप नाम दे सकते हो स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर टाइम, स्टेटमेंट शोइंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, जो मर्जी नाम आप दे सकते हो। अच्छा, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ओपनिंग स्टॉक कितना? 0। अच्छा, प्रोडक्शन कितना करना है क्वार्टर में? तो ये 12,500 दिया गया आपको क्वेश्चन के अंदर, 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। अच्छा, हर क्वार्टर में बिकेगा कितना? ये भी क्वेश्चन में दिया है, 7,500, 9,000, 15,500, 18,000। अब मैं क्वार्टर 1 में चेक करता हूं। अच्छा, बनाए कितने? 12,500। बेचे कितने? 7,500। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक बचा क्या? हाँ जी बचा। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट थी क्वार्टर 1 के अंदर ओवर टाइम की? आंसर इज नो। भाई 7,500 की डिमांड थी, हमने तो बल्कि ज्यादा बना लिया। कितना बना लिया हमने? 12,500। तो 15,000 से ऊपर हम क्यों बनाएंगे? हम क्या पागल है? हम नहीं बनाएंगे। तो ये जो क्लोजिंग है ये क्या बन गया अगले बार का? ओपनिंग। क्वार्टर 2 का ओपनिंग। तो क्वार्टर 1 के अंदर क्या ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। अच्छा, ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब 15,000 यूनिट से ज्यादा बनाने की नौबत आ जाए। अच्छा, 12,500 बनाकर जब काम चल रहा है तो क्या लगता है आपको किसी भी क्वार्टर के अंदर 15,000 से ज्यादा बनाने की नौबत आएगी? आंसर इज नो। कुल मिलाकर बात यह है कि कंपनी का जो प्लान है ना 12,500 हर क्वार्टर में बनाओ, अगर कंपनी इसको फॉलो करती है तो ओवर टाइम करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी चेक करेंगे भैया, 5,000 प्लस 12,500 माइनस 9,000, क्लोजिंग कितना बच गया? 8,500। ये बन गया ओपनिंग, फिर आ गया क्लोजिंग, फिर ये रहा ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना? 0। तो कुल मिलाकर ओवर टाइम करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमें निकालनी है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। क्या निकालें पहले? एवरेज इन्वेंट्री। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो लो भैया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 क्या आ गई? आपकी एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, इस एवरेज इन्वेंट्री को हम किससे गुना कर देंगे? 18 से। तो 2500 गुना 18 45,000, 6,750 गुना 18 21,500, 7,000 गुना 18 1,26,000, 2,750 गुना 18 49,500। चारों को ऐड करा कितना आ गया? 3,42,000। तो ये हमने क्या करा? यहां पे 2 चीजें हमने चेक करी। सबसे पहली, क्या ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट है? जवाब मिल गया, रिक्वायरमेंट नहीं है।
दूसरा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पूरे साल में कितनी लगेगी। अच्छा, कुछ खास बात मैं आपको बताता हूं यहां पर। देखो जरा आंसर के अंदर ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। ICAI के सजेस्टेड आंसर में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। क्या ये पैराग्राफ आपको एग्जाम में लिखने की रिक्वायरमेंट है? आंसर इज नो। आपको लिखना नहीं है, आपको सीधे आंसर पे आना है। इतना इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं ना। जब क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा ही नहीं तो हम लिखे क्यों? और अगर हम लिखने बैठे तो क्या होगा? हमसे महापाप होगा। आता हुआ क्वेश्चन छूट सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। ये क्या बना रखा है? स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय। बेसिकली बोले तो टोटल कॉस्ट पर टॉय। ये क्यों निकाल रहे हैं भाई? हम फिर बाद में क्या करने वाले हैं? कंपेयर करें किसको? टोटल कॉस्ट पर यूनिट और टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। हमें क्या बताना? कॉस्ट गैप। हमारा अकाउंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्या क्वेश्चन ने आपको क्वार्टर वाइज निकालने के लिए बोला है? बताओ जरा, क्या क्वेश्चन ने आपको क्वार्टर वाइज निकालने के लिए बोला है? बट ICAI के सजेस्टेड में कैसा निकाल रखा है? क्वार्टर वाइज। अगर आप और मैं एग्जाम में होते तो क्वार्टर वाइज बनाने में ज्यादा समय लगता कि कम समय लगता? तो ज्यादा समय लगता। तो भाई जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्वार्टर वाइज क्यों बनाए? तो एग्जाम में हम क्वार्टर वाइज नहीं बनाते। नंबर कट जाते क्या? सवाल ही नहीं होता। हम क्या करते? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या करते? 50,000 यूनिट्स गुना 80। अच्छा, 80 कहां से आया? तो 80 मैंने आपको निकाल के दिखाया था अभी ऊपर। अच्छा, यहां पे उसका वर्किंग नोट बनाया इन्होंने, तो ये वर्किंग नोट आपको दिखाया था मैं। ये रहा जी वर्किंग नोट, 80 रुपए जो मैंने आपको ऊपर निकाल के दिखाया था। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल है। अच्छा, ये नोट नंबर 2, 48 रुपए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, क्या इसको लिखकर दिखाने की रिक्वायरमेंट थी क्या? अगर दिखाना भी चाहते हो तो इतना लंबा लिखने की जरूरत है क्या कि मतलब ईच टॉय रिक्वायर, मतलब इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या आंसर के अंदर? नहीं चाहिए। जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में करो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। तो हम सिंपल क्या करते? 50,000 गुना 80 कितना आ गया? 40 लाख। आगे बढ़ गए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो हम क्या करते? 50,000 गुना हम करते 48, 48। समझ रहे बात को? क्वार्टर वाइज दिखाने की जरूरत नहीं थी, तो हम टाइम अपना क्यों खोटी करें वहां पर? हम टाइम अपना खराब नहीं करने वाले। फिर क्या है? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। बस यहां पे ध्यान देना, यहां पर क्या है? क्वार्टर वाइज अलग अलग है पर यूनिट कॉस्ट, तो कोई बात नहीं, हम क्वार्टर वाइज नहीं दिखाते, उसे मल्टीप्लाई कर लेते कैलकुलेटर के अंदर। क्वार्टर वाइज कैलसी लेते और जितना बनाया गुना 22, बनाया गुना 22, बनाया गुना 22। अच्छा, हर क्वार्टर में कितना बनाया है? तो भाई साहब हर क्वार्टर के अंदर 12,500 बनाए हैं, तो गुना कर देते जी 12,500 से। अच्छा, क्या ऐसे लिखकर दिखाने की रिक्वायरमेंट थी क्या, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी? आंसर इज नो। मन करता है तो दिखाओ, वरना जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा पूछा नहीं है। क्या आ गया आपका? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा, नीचे आ जाओ। नीचे क्या निकाल रखा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको निकाल के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। वेस्टेज ऑफ टाइम इन एग्जाम। उसके बाद यहां पे क्या लिखा है? प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का किया, इसको भी लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद आ जाओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको भी लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम क्या निकालेंगे यार? सिंपल कॉस्ट निकालेंगे। आगे बढ़ गए हम। हमें ऐड करना है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये तो निकाला था हमने भी ऊपर 342। क्वार्टर वाइज दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिक्स ओवरहेड टोटल में लिखते हैं 25 लाख रुपए, क्वार्टर में दिखाने की जरूरत नहीं थी। टोटल कॉस्ट आ गई आपकी इतनी, डिवाइड बाई 50,000 यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 208 रुपए 9 पैसे। अच्छा, कॉस्ट 208 रुपए 9 पैसे, ये कॉस्ट आपकी आएगी एक यूनिट को बनाने की। लेकिन टारगेट कॉस्ट क्या है? 204 रुपए। तो भाई साहब 4 रुपए 9 पैसे क्या है आपका? कॉस्ट गैप। लो जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर हो गया। अब देखो यहां पर अलग से बना के दिखाया, इसको अलग से बना के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम तो क्या करते? हम तो यहीं पे लिख देते टारगेट कॉस्ट 204 और यहीं पे लिख देते कॉस्ट गैप 4 रुपए 9 पैसे। हम अपना टाइम वहां पर ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फालतू फंड के वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। जितनी एक्सप्लेनेशन मांगी है उतनी ही एक्सप्लेनेशन देंगे, फालतू की कहानियां नहीं बनाएंगे। कहानी बनाई तो क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का ये आंसर था। तो कुछ मजा आया आपको? कुछ बात समझ में आई? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, आंसर कैसे लिखना है, कुछ हेल्प मिली आपको? कुछ नजरिया बदला क्या आपका? अगर बदला है नजरिया और आपको इसको देखने में मजा आया है तो नीचे कमेंट करके बताओ। इससे मेरी टीम को पता पड़ेगा कि ये जो एफर्ट हमने आपके लिए लगाया है इससे आपको फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ।
कहीं आपका टाइम तो वेस्ट नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं आप 1 घंटे बैठ के इस एपिसोड को देख रहे हो, इससे बढ़िया तो आप कोई कॉमेडी शो भी देख सकते हो। तो यही क्यों देख रहे हो आप? तो आपको फायदा होना चाहिए, वरना तो लेक्चर बेकार है भाई। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या था, मतलब एक और सेकंड पार्ट, वहां क्या बोला गया, जस्ट इन टाइम परचेज और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को कंपनी फॉलो करे तो बताओ कॉस्ट गैप कितना। सबसे पहली बात, जस्ट इन टाइम परचेज मतलब क्या होता है? जब खरीदना हो मटेरियल, मतलब मटेरियल जब भी खरीदो जब रिक्वायरमेंट हो, मटेरियल तभी खरीदो जब प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हो। यह क्या है? जस्ट इन टाइम परचेज सिस्टम। दूसरा क्या है? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन तभी करो जब कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया हो। यार फालतू में बना के रखने का क्या फायदा? इन्वेंट्री के रूप में बना के रखे क्या फायदा? हमारी क्या बढ़ जाएगी? इन्वेंट्री कॉस्ट। तो जो बातें मैंने आपको वर्बली बताई है ना, दोनों का मीनिंग, इसको यहां पे लिखना था, क्योंकि 2 नंबर का माना था हमने। कितनी लाइनों में? मैक्सिमम 3 लाइनों के अंदर या 3 से 4 लाइन के अंदर, बस बात बन गई थी आपकी। अच्छा, ये तो लिख दिया हमने, हल्का सा दे दिया आइडिया हाउ वाले पार्ट के ऊपर। अब क्या करना है हमारे को? कैलकुलेशन बतानी है। फिर से क्या निकालना है? कॉस्ट गैप। अच्छा, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन मतलब क्या? जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही बनाओ, जितने का ऑर्डर हो उतना ही बनाओ। इसका मतलब ये है, दिखाऊं जरा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन ने क्या बोला था यहां पर? 12,500 हर क्वार्टर में बनाएंगे? नहीं, अगर जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को फॉलो करेंगे तो जितने की सेल होने वाली है उतना ही बनाएंगे, ना उससे 1 इंच ज्यादा ना उससे 1 इंच कम। तो आते हैं नीचे और चेक करते हैं क्या ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। आंसर पे आते हैं भाई, क्या ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी? तो फिर से बनाएंगे शेड्यूल, वही सेम, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अच्छा, सेल तो दीजिए आपको, प्रोडक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा जी प्रोडक्शन तो। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया भाई, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो क्या बच गया आपका? इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। कितनी है जी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट? 0। फायदा हुआ ना, कॉस्ट कम हो गई। अच्छा, हमारी कैपेसिटी कितनी है 1 क्वार्टर में बनाने की? 15,000 यूनिट्स। तो भाई 15,000 से कम है, 15,000 से कम है, 15,000 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा? 500 यूनिट। इसका मतलब है 3rd क्वार्टर के अंदर 500 यूनिट बनाने के लिए लेबर्स को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आज शाम में आप यहीं पे रुक जाओ, 500 टॉय बना के रख दो, इस क्वार्टर में ज्यादा माल बिकेगा। क्वार्टर नंबर 4 में क्या बोलेंगे? 3,000 एक्स्ट्रा बना के रख दो, शाम में रुक जाओ। अच्छा, जब वो शाम में रुकेंगे तो इसके बदले क्या मिलने वाली है उनको? ज्यादा पेमेंट। अच्छा, दिन में कितनी मिलती है? 48 रुपए था, 120 का 0.4, 48 रुपए। शाम में कितनी मिलेगी? 48 प्लस 50%, यानी 48 प्लस 24। समझ में आती है बात? 48 तो नॉर्मल वेज रेट, 50% क्या है? एक्स्ट्रा बोनस कह लो, इंसेंटिव कह लो, ओवर टाइम प्रीमियम कह लो, कुछ भी कह लो आप, क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। तो बनाते हैं फिर दोबारा से स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले वही बात, क्वार्टर वाइज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्वार्टर वाइज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी? तो मैं वही कहता 50,000 यूनिट्स गुना 80, कितना आ रहा है जी? सर 40 लाख आ रहा है। तो हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, बट सर आईसीआई के आंसर में तो 38 लाख ही है, ऐसा क्यों? अरे भैया, आईसीआई ने एज्यूम कर लिया है कि जब हम जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में जाएंगे ना, तो सप्लायर अचानक से हमारे को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल देना बंद कर देगा। क्या ये एजम्पशन रियलिस्टिक लगती है आपको? भाई देखो, मुझे तो नहीं लगती, लेकिन आईसीआई ने बोला है कि अगर आप भी चाहो, यहां बोला आईसीआई ने, देखो कि अगर आप भी चाहो तो आप यही मानते हुए सॉल्व करना कि अभी भी क्या होने वाला है? सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल आने वाला है। भाई मैं तो यही मानूंगा। क्यों मानूं ऐसा? भाई जब क्वेश्चन ने मुझे अपने मुंह से बोला नहीं कि जस्ट इन प्रोडक्शन में जाने के बाद, जस्ट इन परचेज में जाने के बाद सप्लायर जो सप्लाई करेगा वहां पर बैड क्वालिटी का मटेरियल नहीं आएगा, जब क्वेश्चन ने मुझे ऐसा बोला ही नहीं, तो मैं ऐसा क्यों मानूं? मैं तो नहीं मानूंगा जी, मैं तो 80 रुपए मान के चलूंगा। अच्छा, मुझे नंबर मिलेंगे क्या? हाँ, पूरे नंबर मिलेंगे। देखो, जब एग्जामिनर के पास आंसर आया होगा ना, तो नीचे नोट लिख के मिला होगा उसको, और उसकी कॉपी में हो सकता है आंसर भी दिया गया हो कि 38 के बदले अगर यहां पर 40 है ना, तब भी पूरे नंबर 2। तो बात समझ गए? तो यहां पर 38 नहीं, यहां पर क्या आएगा? 40 लाख। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो ये कितना है भाई? 50,000 गुना 48 रुपए। बट ध्यान देना, 3,500 में क्या होने वाला है? ओवर टाइम। ऊपर निकाला था हमने, तो इसमें ओवर टाइम भी ऐड कर दो। इसने कहां पे ऐड किया ओवर टाइम? इसने यहां पे ऐड किया ओवर टाइम, ये रहा ओवर टाइम। तो ये क्या करना है? 3,500 गुना
कितना? 24 रुपए। ध्यान देना जरा, 24 क्यों आया यहां पर? क्योंकि 4800 इसका ऊपर आ चुका है ना? 3500 गुना 24, ये कितना आ गया? 84,000। बात समझ में आ रही है ना? 4800 रुपए तो ऊपर आ गया, और ये क्या है? एक्स्ट्रा वाला अमाउंट, ये था ओवर टाइम का। अच्छा, क्या क्वार्टर वाइज दिखाना है क्या? भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम क्यों दिखाएं फिर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी क्वार्टर वाइज नहीं दिखाना था, यहां पर भी क्वार्टर वाइज नहीं दिखाना था। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट बताओ जरा, वेरिएबल ओवरहेड पर किससे मल्टीप्लाई करूं? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से। तो यहां पे कितनी प्रोड्यूस करी थी? 7,500। यहां पर 9,000, यहां पर 15,500, और चौथे वाले में कितना था? 18,000। कितना आ गया? 11,85। अच्छा, क्या ऐसे दिखाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। अगर कोई कैलकुलेशन आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो तो उसका वर्किंग नोट बना के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन मुंह से बोल दे वर्किंग नोट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, तब तो दिखाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। लिखा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको निकाल के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यूनिट्स अलग से लिख के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अलग से निकाल के दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक्स्ट्रा यूनिट्स अलग से दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब आओ यहां पर फिक्स ओवरहेड, टोटल में कितना आएगा? 25 लाख। क्वार्टर वाइज दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। टोटल कॉस्ट कितना? जोड़ लो, डिवाइड बाई 50,000 यूनिट्स, कितना आ गया? 199.38। मैं तो एग्जाम में यहीं पे लिख देता टारगेट कॉस्ट कितनी? 204। तो भाई साहब विद इन कॉस्ट टारगेट ये आ गया है मेरा। हाँ, लेकिन मेरा 199 नहीं आता क्योंकि ऊपर मेरा 38 लाख था ना, इनका 38 था, मेरा कितना था? 40। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2 लाख बढ़ जाएगा। तो ये मेरा था 10169,000 डिवाइड बाई 50,000। तो ये मेरा आता 203.38, और ये कितना मेरा? 204। मतलब मेरी जो एक्चुअल कॉस्ट है विद इन टारगेट आ गई। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट नंबर 2 का आंसर। मतलब ए का जो सेकंड रिक्वायरमेंट है ना, उसका ये आंसर था। अच्छा, यहां पर कुछ लिख के दिखाया गया आपको, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, और ये कॉस्ट गैप के ऊपर बड़ी सारी लंबी कहानी लिखी है। ये कुछ भी आपको लिखकर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नहीं पूछा था क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही नहीं क्यों लिखा? ताकि कोई बच्चा अगर कभी भी सजेशन को रेफर करे तो वो समझ पाए कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या बताना था हमारे को? जस्ट इन टाइम के बेनिफिट। कितने नंबर का था? 4 नंबर का था। 4 नंबर बोले तो थ्योरी में 1 पेज, और कोशिश करो 4 पॉइंट लिखो। कितने? 4 पॉइंट, और हर एक पॉइंट लगभग कितनी लाइन के अंदर? 3 से 4 लाइन के अंदर, बस, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। वो तो हमने देखा ही। जैसे ही हमने बोला जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे, वैसे ही हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गई? 0। यह है बेनिफिट नंबर 1। अब जो बात मैंने वर्बली बोली ना आपको, बस इसी को लिख देना था। जो एग्जांपल मैंने दिया ना आपको, इसी को लिख देना था। यहां पे लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनें यहां पे लिखी गई है। आपको कितनी लिखनी थी? 3 से 4। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, मल्टी स्किल लेबर। कहने का मतलब लेबर को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखो। अगर वर्क के लिए स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए तो उसी को रखो, और कम स्किल वाला चाहिए तो कम वाले को रखो। भाई अगर एक छोटा काम करवाने के लिए बड़े स्किल वाले बंदे को आपने हायर कर लिया तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी ना। भाई मान लो कोई अकाउंटेंट है, उसे अकाउंटिंग करनी है। अब अकाउंटिंग करने के लिए अगर आपने किसी सीए को हायर कर लिया तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो जस्ट इन टाइम क्या बोलता है? मल्टी स्किल लेबर। जिस स्किल की रिक्वायरमेंट हो उसी स्किल वाला लेबर इंप्लॉय करो। तीसरा पॉइंट क्या है? जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करने से डिफेक्टिव का प्रोडक्शन कम हो जाता है, रीवर्क कम हो जाता है। क्यों भाई रीवर्क कम क्यों हो गया? जब जस्ट इन प्रोडक्शन करते हैं ना तो प्रोडक्शन मैनेजर को प्रेशर होता है, कस्टमर गेट पे खड़ा है, माल में कुछ भी कमी आई तुरंत कान पकड़ लेगा। तो वो बहुत ध्यान से प्रोडक्शन करता है, पूरा ऑब्जर्व करता है। उससे फायदा क्या होता है? डिफेक्टिव कम होता है। चौथा, रिड्यूस सेटअप टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है? मशीन को चलाने से पहले उसको ऑन करने में और प्रोडक्शन शुरू करने में कुछ टाइम लगता है, ऐसे बोलते हैं सेटअप टाइम। जैसे मान लो अगर आपके घर पे प्रिंटर है, कुछ प्रिंट निकालना है आपको, तो पहले प्रिंटर को ऑन करोगे तो वो प्रिंट देने की स्थिति में आने से पहले 5 मिनट तो लगा ही देगा। इसे क्या बोलते हैं हम? सेटअप टाइम। जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाओ, उससे फायदा क्या होगा? सेटअप टाइम कम लगेगा ना। जब प्रोडक्शन मैनेजर को मालूम है कि 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर आ चुका है, तो क्या वो अब 5,000 यूनिट्स बना के मशीन बंद कर देगा? आंसर इज नो। तो फायदा क्या हुआ? सेटअप टाइम
कम हो गया, सेटअप टाइम कम तो कॉस्ट कम, और कॉस्ट कम तो मुनाफा ज्यादा। तो ये था पॉइंट नंबर 4। इसमें आपको एक और पॉइंट दिया गया, पॉइंट नंबर 5, रिड्यूस्ड लीड टाइम। लीड टाइम मतलब डिले टाइम, यानी कि अगर आप अपने सप्लायर को बोल दो ना कि भाई साहब कस्टमर का ऑर्डर मैं ले चुका हूं, प्रोडक्शन करके तुरंत देना है, तो सप्लायर के मन में हड़बड़ाहट हो जाती है कि अगर मैंने इसको डिले कर दिया ना सप्लाई करने के अंदर और कस्टमर छूट गया इसका, तो अगली बार मुझे ये ऑर्डर नहीं देने वाला। तो उससे फायदा क्या होगा, डिले कम हो जाएगा। तो यहां पर आपको 5 पॉइंट लिखकर बताए गए। एग्जाम में कितने लिखने थे, सिर्फ 4 पॉइंट। क्यों 4 पॉइंट, 4 नंबर का है। आंसर लेंथ कितनी, 1 पेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो खत्म हो गया जी आपका। यहां पर कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूं। देखो, एग्जाम में जब आप अपनी आंसर कॉपी लें तो उसमें करना क्या, जैसे मान लीजिए आपकी आंसर कॉपी है, ठीक बात है, लेफ्ट में एक लाइन खींचे और इस एरिया का भी इस्तेमाल लगा है, भाई यहां पे कुछ भी ना लिखे, ब्लैंक छोड़े इसको। राइट में एक लाइन खींचे, इसको ब्लैंक छोड़े, यहां पे कुछ ना करें। लाइन खींचने के लिए क्या स्केल का इस्तेमाल करना है, नहीं, सिंपल लाइन खींचनी है भाई, ड्राइंग नहीं बनानी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में लिखेंगे बिल्कुल मिड में, आंसर टू क्वेश्चन 2A फर्स्ट पार्ट, ऐसे करना है बिल्कुल मिडिल में, ताकि एग्जामिनर को दिखे। हर नए आंसर की शुरुआत एक नए पेज से करनी है, खास बात, उसी पेज से मत कर देना। हो सकता है एग्जामिनर आपके उस आंसर को स्किप कर जाए, बाद में क्या होता है, सारा इंप्रेशन वहीं जमा दो। दूसरी बात, जब आप लाइन लिख रहे हो ना तो कोशिश करो एक लाइन में आपके 4, 5 या मैक्सिमम 6 शब्द आए। बड़े काम की बात है, मैक्सिमम 6 वर्ड्स। अच्छा, फॉन्ट साइज बड़ा होगा, सर ऐसा क्यों? अगर फॉन्ट साइज बड़ा करते हो ना आप, तो अगर स्पीड में लिखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। फॉन्ट साइज बड़ा करने पर, स्पीड में लिखने पर भी एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ समझ में आएगा, और उसको लिखा हुआ समझ में आ गया तो बात बन गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बिग फॉन्ट साइज, और हाँ बस ठीक है, तो यही काम करना है आपको। और 4 नंबर की थ्योरी क्वेश्चन का मतलब है 1 पेज में आंसर। तो आज का ये एपिसोड नंबर 2 था। उम्मीद करता हूं इस एपिसोड को देखने के बाद आपको लगा होगा कि आपको वैल्यू फॉर मनी मिला है, और आपके लिए मनी क्या है, आपका टाइम। ये जो 1 घंटा आपने इस वीडियो को देखने में लगाया, उम्मीद करता हूं इससे मिलने वाली वैल्यू उस 1 घंटे की कॉस्ट से ज्यादा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने उस दोस्त के संग जरूर शेयर करें जो एग्जाम में कॉस्टिंग पेपर को अटेम्प्ट करने से घबराता है, जिसको ये समझ नहीं आता कि पेपर को मैं कैसे मैनेज करूं। चलिए मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 3 के अंदर। थैंक यू।